प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया की अलहदगी यानी ब्रेक्जिट, ये कई साल से एक मसला बना हुआ है। कई मुज़ाकरात हो चुके हैं। हर मरतबा कुछ चीज़ों पर इत्तफ़ाक़ होता है, कुछ पर इत्तफ़ाक़ होना रह जाता है और फिर मुज़ाकरात जो हैं वो तातुल का शिकार हो जाते हैं। अब कल इतवार के रोज़ दोबारा दोनों फ़रीक़ों के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उसका एक हतमी राउंड होना जा रहा है। अगर जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं उस पर इत्तफ़ाक़ नहीं हो पाता तो इसका नुकसान क्या होगा, किसको नुकसान होगा, क्या नुकसान होगा, कितना ज़्यादा नुकसान होगा, तिजारत पर क्या असर पड़ेगा। और एक अहम सवाल ये भी है कि जो हल तलब मामलात हैं वो हैं क्या। तो आज हम इन मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ वाजिद अली खान साहब मौजूद हैं जो साबिक मेंबर यूरोपीय पार्लियामेंट हैं और इस वक्त मैनचेस्टर के करीबी इलाके के लॉर्ड मेयर हैं। बहुत शुक्रिया वाजिद अली खान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। लंदन से इमिग्रेशन कवानीन के माहिर बैरिस्टर अमजद मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और ग़ुलाम हुसैन अवान हमारे साथ मौजूद हैं लंदन स्टूडियो से, ब्यूरो चीफ़ हैं UK के। बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों को हम खुशामदीद कहते हैं। ग़ुलाम हुसैन अवान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आखिर आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ जो हैं वो हैं क्या, किन चीज़ों पर इत्तफाक नहीं हो पा रहा। बहुत शुक्रिया असद। थोड़ा सा पहले मैं आपको हल्की सी बैकग्राउंड बता दूं, उसके बाद ये बताता हूँ कि देखें, ये जब से ब्रेक्जिट का इशू चल रहा है, मेरा ख्याल बरतानिया के 2 वज़ीर आज़म तो घरों को जा चुके हैं। अब ये जो तीसरे वज़ीर आज़म है ये भी दोबारा इलेक्ट होकर आए हैं। तो अगर हम ऑल टुगेदर देखें तो 5 दफ़ा जो है वो वज़ीर आज़म इस गुत्थी को सुलझाने में जो है वो अभी तक नाकाम नज़र आ रहे हैं। बज़ाहिर जो है वो ब्रेक्जिट की जो ज़्यादातर टर्म्स एंड कंडीशन है वो तकरीबन फ़ाइनल हो चुकी हैं दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान। अब जो बहुत अहम मसला है वो ट्रेड का है। इसके अंदर फ़िशरीज़ हैं, उसके अंदर फिर ये गुड गवर्नेंस का मसला है, उसके अंदर फिर ये एक और है जो बड़ा अहम मामला है इमिग्रेशन के कुछ मामलात, इसके अंदर अभी तक जो वो हल तलब है। और अब जो डेविड फ्रॉस्ट हैं, उसके अलावा जो यूरोपीय जो यूनियन के जो लीडर थे उनके दरमियान 2-3 दफ़ा जो है वो मुज़ाकरात जो है वो हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। अब जो है वो वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन और जो यूरोपीय यूनियन के जो लीडर हैं उनके दरमियान फाइनली मुज़ाकरात जो है वो कल इतवार के रोज़ होंगे और बहुत सारी उम्मीदें हैं कि इसके अंदर कोई ऐसा ब्रेक थ्रू हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रेड डील के बारे में आ रहा है कि अगर दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान हतमी नतीजे पर नहीं पहुँचता तो फिर जो दोनों अतराफ़ के जो कारोबारी हजरात हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत एक ज़ाहिर है कई दहाइयों से यूरोप और बरतानिया के दरमियान एक ट्रेड हो रही है। रोज़ाना हज़ारों की तादाद के अंदर जो है वो ट्रेलर वगैरह एक इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं। तो बहुत सारे हज़ारों लाखों अफराद का रोज़गार एक दूसरे के साथ वाबस्ता है। पिछले दिनों थोड़ा सा ये मसला हुआ था तो बॉर्डर के ऊपर 5-6 हज़ार के करीब ट्रेलर जो है वो जाम हो गए थे। तो बहुत ज़्यादा जो टेंस सूरत हाल हो गई थी कि इतनी ज़्यादा जो फूड की रसद है वो बरतानिया के अंदर आती है, कुछ चीज़ें यहाँ से जाती हैं। तो ऐसी सूरत हाल के दोनों अतराफ़ जो हैं वो मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि अगर ये नो डील हो जाए तो उसके बाद जो इंटरनेशनल ट्रेड कवानीन है उसके तहत अगर दोनों फ़रीक़ैन को जो है आपस में ट्रेड करनी पड़े तो दोनों के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। इसलिए जो है वो अब फाइनल राउंड के अंदर दोनों वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन और जो अर्सलन है जो उनके लीडर हैं यूरोपीय यूनियन के, उनके दरमियान अब फाइनल मुज़ाकरात होंगे कि शायद इसके अंदर जो है वो नतीजा निकले। हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं वाजिद खान साहब, चूँकि ये यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर जो है वो सर्व कर चुके हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, ये ऑब्वियसली इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से रोशनी डाल सकते हैं कि ये स्टॉप चीज़ें हो रही हैं या ये जो डेडलॉक हो रहा है इसकी बेसिक वजह क्या है कि यूरोप जो है वो क्यों टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं मान रहा। क्योंकि बरतानिया के अंदर तो आपको पता है बहुत देर से, कई माह से यहाँ पर जो है वो इसी बात के ऊपर इख्तलाफात हैं। पार्लियामेंट के जो लेबर पार्टी है उसका ज़ाहिर है इसके ऊपर स्टांस डिफरेंट है, जो अपना टोरी पार्टी हुक्मरान पार्टी है उनका स्टांस डिफरेंट है। तो इसके ऊपर इंटरनल भी बहुत ज़्यादा बहस हो रही है ताकि जो आम लोग हैं वो इसके अंदर नुकसान ना उठाए। क्योंकि अभी एक छोटी सी आपको बताता हूँ, ये बैरिस्टर अमजद मलिक साहब इस पर रोशनी डालेंगे बाद में, कि बहुत सारे लोग जो है वो एक UK के साथ साथ दूसरी नेशनलिटी रखने के लिए, ताकि कल को हालात क्या होते हैं ब्रेक्जिट के बाद, कुछ लोग पुर्तगाल की, कुछ लोग स्पेन की नेशनलिटी भी अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर जाकर, ताकि हम जो हमारे पास कोई ऑल्टरनेट ऐसा हो
अगर कारोबारी हालात ज़्यादा साजगार ना हो बरतानिया में इसके बाद, ताकि उनके पास कोई सेकंड ऑप्शन हो। तो ये इसी वजह से हो रहा है, चूँकि अभी तक गैर यकीनी की सूरत हाल है इतने माह गुजरने के बावजूद भी। ठीक है, अच्छा वाजिद अली खान साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ लाना चाह रहा था कि ख़ास तौर पर अगर हम ट्रेड की बात करें तो जो इस पर मुआहिदा क्यों नहीं हो पा रहा, यूरोपीय यूनियन को रिलक्टेंस क्या है, कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, मुझे आपने मौका दिया इस पर वजाहत करने का। और हुशू के गुलाम साहब भी काफ़ी अच्छा इन्होंने तबसरा किया है और ये इशू को समझते हैं भी हैं, और इसको मिग्रेशन के बारे में बहुत अच्छा आपको इसके ऊपर तबसरा करेंगे। मैं जो ट्रेड की बात आपने कही ना भाई, कि ये जो मेन स्टिकिंग पॉइंट्स हैं, जैसे गुलाम साहब ने कहा, एक तो फिशिंग राइट्स है, जो एक्सेस टू वाटर, ये जो बराबरी का होना चाहिए ना। अगर यूरोप अपना पानी समुंदर राइट्स दें यूके को, यूके भी अपना राइट्स यूके को देना चाहिए। इस पर अभी तक कुछ हलचल नहीं हो रही, यानी कि कुछ मुकम्मल फाइनलाइजेशन नहीं हो रही। और दूसरी जो बड़ी बात है, इसको कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, जो बिजनेस करने का कानून होता है, एक रेगुलेशन होता है। यानी कि अगर जाएंगे मुख्तलिफ ममालिकों में दुनिया में देखेंगे, रेगुलेशन जो कानून होती है जो कभी किसी सॉफ्ट होती है, लेकिन कई कंट्रीज में काफी सख्त होती हैं। ये अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड अगर यूके को रेगुलेशन नीचे करेंगे ना, तो ये कहते हैं अनफेयर एडवांटेज होगा यूके को। तो ये बड़ा इशू। और दूसरी जो बड़ी बात है कि अभी हम जो मुज़ाकरात के हवाले से बहुत ही नाजुक लेवल पर पहुंचे हैं, यानी कि इस संडे तक अगर ना कुछ जो मुज़ाकरात मुकम्मल ना हो, तो मेरा ख्याल है नो डील बिल्कुल रियलिस्टिकल वो आउटकम हो जाएगा। क्योंकि आप देखें MEPs ने जाना है नेक्स्ट वीक, क्रिसमस से पहले उन्होंने ये रेटिफाई करना है, इसके ऊपर वोटिंग करनी है। फिर यूके में भी जो हाउस ऑफ कॉमन्स जो MPs वो हाउस ऑफ कॉमन्स को वापस बुलाएंगे। तो ये बहुत ही नाजुक लेवल पर पहुंचे हैं। अभी तक मैं कहता हूँ किसी को नहीं पता किस तरफ ये हम जाएंगे। जी अच्छा, अमजद अली साहब, ये इमिग्रेशन के हवाले से जो है वो क्या चीज़ें हैं जिस पर अभी बात होना या तय होना बाकी है? क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहे हैं एग्रीमेंट करते हुए? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि लेट्स फेस इट कि हम यूरोप से बाहर निकल आए हैं, तो ला मुहल्ला इतने सारे ममालिक अब अपने शहरियों को, जो पहले आज़ादाना हरकत थी, पहले हम गाड़ी उठाते थे, बॉर्डर क्रॉस करते थे, सामान ले जा सकते थे, ला सकते थे, ट्रेड करते थे, ये सारी चीज़ें ला मुहल्ला अब किसी न किसी कानूनी पैराए में आएंगी। हम निकल तो आए हैं, लेकिन उसको अब लीगलाइज करने के लिए कानून बनेंगे, उसी के ऊपर बातचीत भी चल रही होगी, उसी के ऊपर नई कानून साजी भी होगी। और देखना यह है कि कैसे जो लोग यहाँ बरतानिया में काम कर रहे थे, यूरोप में काम कर रहे थे, अब उनका फ्यूचर क्या होगा, वो कब वापस आ सकेंगे, क्या उनका तरीकाकार होगा। हम जो वैन लेके जाते थे, गाड़ी पे सामान लेके जाते थे, उसकी कस्टम्स की क्या रिक्वायरमेंट होगी, वीजे की क्या रिक्वायरमेंट होगी, ये बायलैटरल होगा। अगर यूरोपियन ममालिक और बरतानिया मिलके को मुआहदा करेंगे तो को आपस में सॉफ्टर बॉर्डर तश्कील पाएगा कि कुछ ममालिक जो है ई बॉर्डर यानी बॉर्डर पे वीज़ा ले सकेंगे, या पहले अमेरिका की तर्ज पे अपनी सिक्योरिटी क्लियरेंस करवा सकेंगे, ऑनलाइन वीज़ा रिजीम बन जाएगा। आपका ड्राइविंग लाइसेंस अब काम नहीं करेगा तो वो आपका कोई रेटिफिकेशन का प्रोसीजर निकालेंगे, आपका कस्टम की को रेट तय करेंगे कि अगर आपको चीज़ें लेके जा रहे हैं। तो इंडस्ट्री को इसका नुकसान तो होगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन मेरे ख्याल में सेंसिबल ममालिक है, इस तरह की कोई ना कोई लेजिस्लेशन जो है वो बारज़ वजूद में आएगी, क्योंकि आप अलग अलग रह के लंबे अरसे तक चला नहीं पाएंगे। ला महल्ला एक ना एक दिन आपको इंडिविजुअल भी अगर मुआहदात करने पड़े मुल्कों के साथ, तो वो करने पाएंगे क्विड प्रो बेसिस के ऊपर कि आपने लेट्स से बेल्जियम वालों से किस तरह डील करना है, या फ्रांस वालों से किस तरह डील करना है, या स्पेन वालों से किस तरह डील करना है। तो यूरोप चाहता है कि उनके साथ एन ब्लॉक मुआहदा हो, ताकि यूरोप एक तरफ खड़ा हो, बरतानिया एक तरफ खड़ा हो। लेकिन बरतानिया अपने प्रेशर में इतना आगे बढ़ गया था कि वो इस मामले पे अब जब उनको सोचना पड़ रहा है कि इतने सारे लोगों को फ्रीडम जो मूवमेंट थी, अब उसको चैनलाइज करने के लिए जब लेजिस्लेशन बैकअप के लिए चाहिए, तो वो मतलूबा हमायत ना यूरोप से मिल रही है। घर पे भी हालात इस तरह के हैं कि लोग जो काम के लिए हैं, इमिग्रेशन के लिए जो लीगलाइजेशन है, वो भी डेडलाइन नज़दीक आ रही है। तो मेरे ख्याल में आने वाले 3-4 महीने बड़े चैलेंजिंग होंगे, क्योंकि हम नए स्फीयर में दाखिल हो रहे हैं।
बिल्कुल सही है। अमजद मलिक साहब, एक सवाल मुझे अभी जिस तरफ इशारा कर रहे थे गुलाम हुसैन अमान साहब के, बहुत सारे लोग दूसरे ममालिक की जो है वो इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, पुर्तगाल की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या स्पेन की या किसी भी और मुल्क की, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? देखिए, उसकी कई वजूहात हैं। बरतानिया में पोस्ट ब्रेग्जिट हालात जिस तरह के बन रहे हैं, या लोग चाहते हैं कि ये कोरोना की वजह से भी जो इन्वेस्टर फ्रेंडली या बिजनेस फ्रेंडली जो इन्वेस्टर जो बाहर से सामान बेचता है, या जो बाहर से जो उनके ऊपर रेगुलेटरी जो कंप्लायंसेस हैं, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, बरतानिया में थोड़ा सख्त हैं हालात। इस वजह से लोग जो कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस और अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए, स्पेशली जो एशियन बिजनेसेस हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी जगहों पे जो है मुस्तकिल क़याम या शहरियत ले ली जाए जहाँ से उनका आना जाना आसान हो सके, जहाँ से वो यूरोपियन ट्रेड फैसिलिटीज इस्तेमाल कर सके, जहाँ वो उनके बिजनेस लोन या कमर्शियल लोन से इस्तेफादा कर सके। तो अल्टीमेटली इस ऐसा करने से फिर बरतानिया का नुकसान होगा? जी बिल्कुल। बरतानिया अगर अपने रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को रिलैक्स नहीं करता तो आपके जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं या बड़े बड़े बैंक्स को इन्वेस्ट करने वाले लोग, तो वो यूरोपियन बड़े मुल्कों के ब्लॉक की तरफ तवज्जो देंगे। तो इसलिए ये 3 से 6 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है कि आप बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, आप यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट एम्प्लॉयज के लिए क्रिएट करते हैं, और आप फटाफट जो खपत जो डेफिशिएंसी पैदा होनी है, जो मार्केट में खला पैदा होना है, उसको भरने के लिए क्या इकदाम करते हैं कि ये लगे कि आप उनको भरने के लिए, उन जॉब्स को फिल करने के लिए तेजी से वो इकदाम कर रहे हैं कि लोग उन जॉब्स के ऊपर जल्दी से आ सके। ठीक है। अच्छा वाजिद खान साहब, अगर ये जो इतवार को मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, अगर इसमें कोई इत्तफाक नहीं हो पाता तो क्या असर पड़ेगा ट्रेड पर, कारोबार पर, बाकी जो मुआहदे हैं, क्या असर पड़ेगा इसका? इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट ये होगा कि हम WTO रूल्स के ऊपर हम काम करेंगे। WTO रूल्स का ये होता है कि मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ क्या कहते हैं वो टैक्स लगाएंगे, और एंड रिजल्ट ये होगा कि जो आम जो शहरी है यूके को, जो इनके लिए महंगाई बढ़ जाएगी। तो गाड़ियों के ऊपर, खानों के ऊपर, मुख्तलिफ ट्रेड के ऊपर, जो जिस सेक्टर्स के लिए हवाले से ना ये जो लगेगा WTO रूल्स का टैक्स, वो बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये बात प्लीज जनशीन कर लें। एक तरफ 27 ममालिक हैं और दूसरी तरफ एक अकेला यूनाइटेड किंगडम है। तो देखें, अगर 7 कंट्रीज तो ये तो कलेक्टिवली साथ मिलजुल कर तो अपना ये जो नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर हमारा जो यूके एक ऑन इट्स ओन आइसोलेटेड मुल्क है, तो ये हमारे लिए बहुत ही डेवस्टेटिंग, जैसे अमजद मलिक साहब ने कहा, ये हमारे लिए तजारती लेवल, हकूकी लेवल, सोशल लेवल पर हर तरफ नुकसान है। तो मेरे ख्याल में नो डील ये जो रेटरिक है, ये सीरीज हम एंड पर पहुंचे हैं, सुनने के बाद मेरे हाल गुंजाइश भी नहीं है। और ये प्लीज बात नोट करें, जो हमारा वजीर आजम बोरिस जॉनसन उस वक्त जब कैंपेनिंग कर रहा था 2016 में, उसने कहा नहीं ये बिल्कुल ईजी है, ये हमारे, उसने अल्फाज इस्तेमाल किए थे, ये हमें मिलेगा ओवन रेडी बेक्ड डील, बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये नहीं पता कि जो EU के साथ जो कनाडा है, जापान है, कितने साल लगे हैं जो ऐसे ट्रेड डील मुकम्मल करने में। हम तो ये 9 मंथ्स में ये कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल एंड पर जा रहे हैं, क्योंकि ये जो इश्यूज अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए। ठीक है, राइट सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, फिर सवाल रखता हूँ कि क्या बरतानिया ने फिर मिस कैलकुलेट किया था, गलती हो, क्या कहीं पर ये एहसास मौजूद है कि ये गलत फैसला था, ये सही फैसला नहीं था, या बहरहाल कुछ लोग ये समझते हैं कि ये ब्रेक्जिट कंप्लीट होने के बाद हालात बरतानिया के बहुत ज़्यादा फेवरेबल होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। गुलाम हुसैन अमान साहब, अगरचे इस पर पहले बहसें हो चुकी हैं, बहुत डिबेट्स हुई हैं, लेकिन फिर भी बैकग्राउंडर के लिए मैं ये सवाल दोबारा डिस्कशन में लाना चाहता हूँ, और वो ये कि बरतानिया को ब्रेक्जिट की ज़रूरत ही क्यों पेश आई थी, और क्या ये बरतानिया के मुफाद में है? बहुत शुक्रिया। मैं बताऊं कि सबसे पहले तो जो बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने उस वक्त डेविड कैमरून, मेरा ख्याल है उनसे कुछ मिस कैलकुलेशन हुई थी और वो ये समझ रहे थे कि जो इसका नतीजा है वो ये नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद जो है आपने देखा कि थेरेसा मे जब वज़ीर-ए-आज़म बनी, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की
लेकिन उनसे भी जो है ये ब्रेग्जिट का मैं कहूँगा जिन काबू नहीं आया। फिर उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन किया, फिर जब नए प्राइम मिनिस्टर आए नहीं उन्होंने फिर रिज़ाइन करके फिर दोबारा इलेक्ट हुई, उसके बाद फिर नहीं काबू आया, फिर ये नए वज़ीर आज़म बने, इन्होंने भी रिज़ाइन किया, फिर नए इलेक्शन हुए, फिर ये जीते। तो बहुत कुछ हुआ इस दौरान, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मिस कैलकुलेशन टोरी पार्टी से हुई थी, मेरा ख्याल है ये वाजिद खान साहब इस पर ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं चूँकि ये ओपोनेंट पार्टी से हैं। लेकिन इस मिस कैलकुलेशन हुई और जो इनको तवक्कुआत थी कि हम इस तरीके से जो है वो इसको मैनेज कर पाएंगे, वो नहीं कर पाए, क्योंकि इनकी पार्टी के अंदर से असम्बली के अंदर से इतनी रेजिस्टेंस थी, बहुत सारे मामलात के अंदर इतने खिलाफात थे कि इनको एक एक शिक जो है वो ब्रेग्जिट बिल की वो मंजूर कराने में बड़ी तगदो करनी पड़ी। बहुत दफ़ा जो है 2-2, 4-4 वोटों से कुछ बिल मंजूर हुए, बाज़ दफ़ा इनको शिकस्त भी हुई। तो ये पिछले 2-3 साल में बहुत ज़्यादा हैपनिंग हुई है इस हवाले से बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर। और अब जब हतमी तौर पर यह तय हो गया कि 31 दिसंबर 2020 को जो है वो बरतानिया यूरोप से अलग हो जाएगा, अब ये तय हो चुका है। लेकिन अभी जब जो ट्रेड बिल है, ट्रेड बिल ही फाइनल नहीं हो पा रहा। तो अगर ये, जिस तरह वाजिद खान साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अगर ये ना हुआ तो फिर 31 दिसंबर के बाद जो है वो जो इंटरनेशनल कवानीन है, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो रूल्स हैं, उसके जो सारा जो कवानीन है, उसके तहत जब ये ट्रेड होगी, WTO पे चला जाएगा, तो फिर उसके बाद जो है ये बरतानिया के अंदर महंगाई भी बढ़ेगी और उसके अलावा आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल मुश्किल होगी। और इसी वजह से जो है वो इस वक्त लेबर पार्टी पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी बहुत ज़्यादा इस पर शोर भी मचा रही है और वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को बार बार वो ये अब उनके जो अपने वादे हैं उनकी याद दहानी करा रही है कि आप जब कहते थे कि ये बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है और हम जब भी आएंगे तो इसको हम मैनेज कर लेंगे, तो अब आप यूरोपीय यूनियन से आपके मुज़ाकरात क्यों कामयाब नहीं हो रहे? जो भी इन जैसे डेविड फ्रॉस्ट है, इनको बार बार भेजते हैं तो वो खाली हाथ वापस लौट आते हैं। अब बात जो आखिरी मुज़ाकरात है वो वज़ीर आज़म तक पहुँच चुके हैं। अब इतवार पर सबकी नज़र लगी हुई है यहाँ पर बरतानी मीडिया में। आप आज ही मैं आर्टिकल भी देख रहा था, इसके अलावा बहुत सारी रिपोर्ट्स भी शाया हो रही हैं कि अगर बिल्कुल ब्रिंक के ऊपर आ गई है सारी सूरत हाल और उसके बाद वैसे ही क्रिसमस की छुट्टियाँ हैं, फिर क्रिसमस के बाद वैसे ही नया साल चढ़ जाना और ये ट्रांजिशन पीरियड ख़त्म हो जाएगा, तो ये बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो मेरा ख्याल है के सामने है और नज़र नहीं आ रहा हमें जो सूरत हाल लग रही है कि ये किसी नतीजे पर पहुँच पाएंगे, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के एक मुल्क नहीं है, वो 27 मुल्क जो है वो इकट्ठे एक फैसला करते हैं और बरतानिया अकेला यहाँ से अपने मफाद के लिए सोचता है। मगर तो मेरा ख्याल है कि शायद ये डेडलॉक कहाँ पर है गुलाम हुसैन रहमान साहब, जो है वो आप कह रहे हैं हो नहीं पाएगा, डेडलॉक कहाँ पर है? ये जो मेन है ना, जो फिशरीज़ के मामले पर है कि यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो बरतानिया चाह रहा है, लेकिन यूरोप का इसके बारे में जो है वो डिफरेंट व्यू है। उसके अलावा गवर्नेंस का मसला है, बहुत सारे ऐसे रूल्स थे जो कि बरतानिया के अंदर भी यूरोपीय रूल्स अप्लाई होते थे, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के इशू थे और भी काफ़ी मामलात के ऊपर। और यहाँ पर जो है वो यूरोपीय यूनियन जो है वो अपनी वो चाहते हैं कि हमारी इस हवाले से जो आइडेंटिटी है वो ख़त्म ना हो और हम इसको किसी तरीके पे जो है वो बिल्कुल सरेंडर ना करें। लेकिन बरतानिया ज़ाहिर है अपनी किंगडम की वो भी चाह रहे हैं कि हम इसको जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनवाएं। तो ये तीन जो है ना बेसिक, इनके ऊपर जो है वो अभी तक मेरा ख्याल है डेडलॉक पिछले 6-7 माह से इसी पर डेडलॉक बरकरार है और अब ये फाइनल मीटिंग होनी जा रही है। अगर ना हुई तो फिर ऑब्वियसली नो डील वाली हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि अगर दोनों फ्रीकैन राज़ी हो जाएं तो थोड़ा सा टाइम बढ़ा दें मज़ीद मुज़ाकरात के लिए, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन ये वाजिद खान साहब बेहतर बता सकते हैं चूँकि वो मेंबर यूरोपीय पार्लियामेंट रहे हैं, उनको वहाँ के रूल्स का भी पता है कि अगर ये नो डील की तरफ जाते हैं तो फिर क्या होगा आउटकम। जी, यही सवाल, इसी का जवाब दीजिएगा वाजिद खान साहब। अगर नो डील हो जाती है या नो डील की तरफ जाते हैं, क्या होगा उसके बाद? पहली बात तो मैं जो गुलाम साहब की जो बात उन्होंने कही है कि ऑफिशियली तो जो एक्सटेंशन के हवाले से हम जो टाइम हम वो बाईपास कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस का वक्त है, पैंडेमिक है ग्लोबल, यूरोपियन यूनियन का एक तरीकी एक माजिद में देखें इनका रेपुटेशन है कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एक माह एक्सटेंड कर लेते हैं ऐसे जो नाजुक जो है मुज़ाकरात। और ये भी बहुत बड़ा नुक्ता है कि वज़ीर आज़म को समझना चाहिए दुनिया में ये वबा आई है, पैंडेमिक कोविड-19, एक तरफ हमें तजारती नुकसान, इकोनॉमिकली बहुत
का नुकसान हमें हुआ है इस मुल्क को। और जो ब्रेक्जिट को जो लेकर अगर नो डील होगा तो जैसे उन्होंने पहली बात की है, जो आम आदमी के लिए, जो यहाँ के जो गरीब तबका है, जो कमजोर तबका है, इनके लिए बहुत ही मुश्किल वक्त आने वाले हैं। जैसे अब्दुल मलिक साहब ने भी कहा है कि 3-4 माह जो, क्योंकि देखें हसन साहब, ये कभी किसी ने देखा ये दिन, किसी को नहीं पता कि क्या आने वाले वक्त में क्या होगा। ये कहते हैं अनचार्टेड टेरिटरी, ये फर्स्ट टाइम हम ऐसा यूरोपियन यूनियन से एक मुल्क इलादा हो रहा है। अगर नो डील के साथ जाएंगे तो मैं समझता हूँ ये मुल्क के लिए कितने साल नुकसान होगा, क्योंकि जो स्टिकिंग पॉइंट है ना, जो यूयू कहते हैं कि हमारे अगर कानून हम बनाएंगे तो यूके को भी अपनाना चाहिए, यूके कहते हैं नहीं हम नहीं अपनाएंगे, हमारी मर्जी, ये सब मेन स्टिकिंग पॉइंट है। और इसकी जो ज़हनियत ये है कि हम इनके कानूनी फॉलो करेंगे, हम जो मर्जी करेंगे, हमारे जो यूके में हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे अपनी मर्जी से, हम यूयू रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि अगर देखें 600 मिलियन आबादी है यूरोपियन यूनियन की, हमारी 60 मिलियन आबादी है। तो हमारे सबसे जो कहते हैं पड़ोसी है यूरोप, हमारी जो तजारत सबसे ज्यादा यूरोप से होती है। अगर हम यूरोप को ऐसे तरीके से मुलाकात करेंगे, इनको धमकी देंगे, इनको इंटरनेशनल कानून को तोड़ने की धमकी देंगे, तो ये कैसे आने वाले वक्त में हम कैसे अच्छा ताल्लुक रखेंगे यूरोप के साथ? ये तो अपने आप कहते हैं अपने नुकसान करने वाली बात है ना। तो इन तमाम चीज़ों की रोशनी में वैसे तो खैर ये अब रोल बैक नहीं हो सकता, लेकिन क्या कहीं पर ये अमजद मलिक साहब, ये कहीं थिंकिंग मौजूद होगी कि काश ये ना हुआ होता या इसको रोल बैक कर देते, इन मसाइल में ना उलझना पड़ता? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मैं समझता हूं कि कोरोना ने और ट्रम्प साहब की शिकस्त ने इन लोगों को सोचने पे मजबूर किया होगा कि हमने बहुत आगे की सोची और नीचे से जमीन निकल गई और देखा नहीं। ये प्योर पॉलिटिकल सवाल था जो पार्लियामेंटेरियन से पहले पूछा जाना चाहिए था, आम आवाम में रेफरेंडम के जरिए नहीं जाना चाहिए था। आम आवाम इमिग्रेशन, लाइबिलिटीज के साथ गुजारी, तजारत के ऊपर डिफरेंट व्यू देते हैं। वो समझते हैं कि हमारे मुल्क पे कब्जा हो गया है, बॉर्डर फ्री हो गया है, हमारी हाउसिंग, हमारी जो हेल्थ है उसके ऊपर बाहर से रंग और नस्ल के लोग आके कब्जा कर गए। वो कई दफा मल्टीकल्चरलिज्म सोसाइटी और जो वाइब्रेंट आपकी एहसास है उसको उस तरह एक्नॉलेज नहीं करते जिस तरह पढ़े लिखे समझदार मेंबरान पार्लियामेंट जब गुफ्तगू करते हैं पार्लियामान में, जब वो उस खुसूसियात को अच्छे तरीके से अच्छे पराये में डिस्कस करते। तो सबसे पहले गलती ये हुई डेविड कैमरॉन से कि उन्होंने प्योर एक इंटेलिजेंट पॉलिटिकल क्वेश्चन डिबेट करने की बजाय कॉमन्स में या हाउस ऑफ ऐवान इक़्तिदार या ऐवान पार्लियामेंट में वो सीधे आम पब्लिक स्पीच में चले गए। और स्पीच इज ड्रिवन बाय टैबलॉइड कि वो सनसनीखेजी किधर है। वो सनसनीखेजी में उनको लगा कि हम अपना बॉर्डर बंद करेंगे तो एक तो लोन नहीं देने पड़ेंगे, गरीब मुल्कों की मदद नहीं करनी पड़ेगी, और ये जो लोग कश्तियों में या गाड़ियों में भर भर के हमारे मुल्क आ रहे हैं ये रुक जाएंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि बरतानिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी एक आलमी दुनिया में एक हैसियत है। जब आप अपने बॉर्डर लोगों के लिए क्लोज करेंगे तो आपकी अल्टीमेटली बड़ी हैसियत खत्म हो जाएगी, आपके अंदर खुद सेपरेटिस्ट तहरीकें चलना शुरू हो जाएंगी, जैसा कि आपने देखा कि स्कॉटलैंड में इशू है, आयरलैंड में इशू है। तो अब हम जब ग्राउंड पे देखते हैं तो अब ये गलती कर चुके हैं। अब उसका अजाला करने के लिए सरदस्त तो 3-4 महीने में इनका सिस्टम इतना मजबूत है कि लोग ई बॉर्डर कर सकेंगे, फ्रेट जो है वहां से पे कर सकेंगे, ये कंसेशंस देंगे कि आप अपनी इमिग्रेशन जून तक सॉर्ट आउट कर लें। लेकिन जो बड़े मसले हैं जैसे नेटो है, जैसे सिंगल करेंसी है, जैसे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, जैसे लेवल प्लेइंग फील्ड है, फिशरी इंडस्ट्री है, आयरलैंड का मसला है, और लाइबिलिटी ट्रेड जो आपकी लाइबिलिटी है जो आपने सेटलमेंट करनी है उसका जो फिगर तय करना है कि किसने किसको क्या देना है, तो उसमें मेरा ख्याल 26 ममालिक कोशिश करेंगे कि हम एक ग्रुप बन के इसको डील करें। बरतानिया कोशिश करेगा कि बीइंग एक्स सुपर पावर कि वो अलग-अलग भी अगर डील कर सके, अच्छे ममालिक को रख ले, गरीब ममालिक को पीछे करे। मेरे ख्याल में यूरोप चाह रहा है कि वो ऐसी सिचुएशन में ना जाए और बरतानिया को ये वाज़ेह पैगाम दे कि अगर आपने ये सोचा ही है कि इधर तुम इधर हम, तो आप फिर हमारे साथ एक इकाई की तरह डील करें। और जब आप एक इकाई की तरह डील करें तो फिर आप यूरोप को वो मकाम दे जिसके वो हकदार है, और आप ये माने कि यूरोप के बगैर आप आलमी इंसानियत में या इस दुनिया में तनहा बाकी चीज़ें हल नहीं कर सकते, जिसमें ट्रेड, डिफेंस और बाकी तजारती मामला शामिल हैं। राइट जी, एक छोटा सा दें, ब्रेक के बाद इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं।
दोबारा खुशामदीद। वाजिद खान साहब, ये बताइए कि यूरोप के इसमें क्या स्टेक इन्वॉल्व हैं ब्रेक्सिट में, और उनको किन किन किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ेगा? ये जाहिर है ये जो डील है ये उनके लिए भी कुछ हवालों से चैलेंजिंग होगी, वो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, यूरोप अपने कायदे कानून के साथ काम करे में, वहाँ जब यूरोपियन पार्लियामेंट में वहाँ था तो मुझे लोग यूरोपियन MEP मुझे पूछते थे मसला कि आप लोगों ने क्या किया है, तो समझ के बाहर से उनको वो ऐसा जो समझते हैं ये यूरोप में एंटी EU जो फीलिंग्स महसूस होंगी, अभी ये नहीं हुआ। अभी दूसरे जो ममालिक हैं वो प्रो EU हैं, तो वो मजबूत है, वो एक साथ कहते हैं एक ही प्लेटफॉर्म सब बाकी 27 ममालिक खड़े हैं, और मिशेल बार्नियर और उर्सुला वॉन डर लेयन जो प्रेसिडेंट है, जो हमारे चीफ नेगोशिएटर यूरोप का, ये मिशेल बार्नियर, एक ही प्लेटफॉर्म पर वो कायम है। मर्केल, मैक्रोन सब एक मौके पर चल रहे हैं। हमारी जो कंफ्यूजन शुरू से ये देखें ना, अब ये बहुत बड़ी बात अभी आपने पहले कही थी कि अगर ये टोरी पार्टी का ये अंदरूनी डोमेस्टिक पार्टी पॉलिसी, इन्होंने ये प्रॉब्लम्स ये निकाल कर पूरे अवाम के सामने निकाल दी हैं। ऐसा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हमारे EU के साथ है, ऐसे खुलेआम पब्लिक को जिनको ज्यादा पता भी नहीं था इन इश्यूज के ऊपर, उनको दिया वोट। ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। अब उसके अलावा स्कॉटलैंड को देख लें, स्कॉटलैंड 62% रिमेन, नॉर्दर्न आयरलैंड रिमेन। ये जो यूरोप EU का लाजगी का फैसला हुआ है, अभी निकलने वाले हैं 1 जनवरी से, जो बिल्कुल हमारे अभी तो 31 से लास्ट ईयर निकले हैं MEPs फारग, और कमीशन रिप्रेजेंटेशन नुमाइंदगी वो भी फारग, लेकिन अभी जो टोटल जो ट्रेड डील के साथ निकलेंगे, ये आप देखिए आने वाले वक्त में हमारा यूनाइटेड किंगडम की जो सलामती के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग वक्त होगा। तो स्कॉटलैंड कहेगा ये जो मुहिम चलेगी ना इंडिपेंडेंस की, वो दोबारा फिर रूस पर चली है। निकोलस स्टर्जन ये आगे लेकर जाएगी, उसने बात भी की है। तो EU कंफ्यूज है, ये समझते नहीं है ये UK को हो क्या गया इनके लिए। हमारे लिए UK के लिए पहले भी बहुत अच्छा डील था, बहुत अच्छा डील था। तो आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ 10-15 साल में एक नई मुहिम चलेगी कि जब देखेंगे कि ये हमारे लिए बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक नुकसान है, हमारे नौजवान बच्चों के लिए, जो यंगस्टर्स के लिए जिन्होंने वोट 70% दिया है रहने के लिए, बहुत बड़ा फासला था जो एल्डर पॉपुलेशन के वाले से और यंगर पॉपुलेशन। तो आने वाले वक्त में मेरे ख्याल दोबारा हम कोशिश करेंगे वापस जाने के लिए, लेकिन सॉरी टू से जो डील हमें मिला था ना वो दोबारा नहीं मिल सकेगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि 10-15 साल में बरतानिया दोबारा यूरोप के साथ, बरतानिया और यूरोप एक होने की कोशिश करेंगे, और लेकिन खसारे में रहेंगे माजी की निस्बत? मैं ये समझता हूँ, देखें पॉलिटिकल जो कहते हैं ना वो मूड चेंज होता रहता है, ये साइकिल होता है। ट्रम्प का साइकिल अभी हम उधर से निकल चुके हैं, ये जो बाइडेन का वक्त है, उसने पहले आते ही वक्त उसने EU के साथ वो राब्ते किए हैं, UK को उसने सिंगल आउट किया है। ये EU जो 27 कंट्रीज हैं, ये इनको बेहतर लगेगा इजी टू डील विद या एक सेपरेट कंट्री UK की जो वकार है इंटरनेशनली अनफॉर्चुनेटली बहुत नीचे चला गया है। हमारी जो इज्जत थी, हमारे एक कहते हैं ना वो एक प्रेजेंस थी, हम जो ऐसी बातें कर चुके हैं कि हम इंटरनेशनल कन्वेंशन को तोड़ेंगे, ये लोग हैरान हो गए हैं। ये UK ऐसी बातें करें कि हम डील के करते करते ये हम ये एक आपकी जो कानून इंटरनेशनल हम इसको नजरअंदाज करेंगे, ये कैसा हम UK हम बन रहे हैं। मुझे तो बहुत अफसोस हो के कह रहा, मैं तो बहुत प्राउड ब्रिटिश शहरी हूँ, इस मुल्क ने मुझे बहुत दिया है, मैं नुमाइंदगी की है, लेकिन ये जो करंट गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन है ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह। अच्छा, गुलाम हुसैन मान साहब, आप तो काफ़ी अर्से से यहाँ पर हैं बरतानिया में और मामला को देख रहे हैं, और ये जो ब्रेक्सिट वाला मसला था ये आपने कवर किया, बहुत करीब से देखा। उस वक्त जो आवाम की राय थी वो किस बुनियाद पर अलहदगी के लिए वो तैयार हुए थे? क्या राय आमा हमवार की गई थी पॉलिटिशियंस की तरफ से, क्या हुकूमत की तरफ से राय आमा हमवार की गई थी और उनको एक लाइन दी गई थी, या उनका जहन बनाया गया था कि वो इसके लिए वोट करें? लोगों ने क्या सोचकर ऐसा किया, और आज लोगों के यहाँ क्या फील है इस फैसले के बाद? देखिए असद, तस्वीर का जो एक रुख है ना वो बहुत अच्छे तरीके से मैं कहूँगा पोर्ट्रेट करके दिखाया गया। वो ये था कि यूरोप से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट क्लेम करते हैं, और यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है उसको मिसयूज़ कह लें वो करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ जो यहाँ पर सहूलतें वो हासिल करते हैं जो कि वो यूरोप में हासिल नहीं कर पाते। तो एक बहुत बड़ा जो बजट है
हमारी NHS का, नेशनल हेल्थ सर्विस का, इसके अलावा और भी जो टैक्स में छूट है वो वहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं रातों रात और ये अपने मामला तय करके वापस वहाँ पे चले जाते हैं। कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि पता चल सके क्योंकि बंदा परमानेंट यहाँ पर रह रहा है या यूरोप में रह रहा है। तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो 27 कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो खा रहे हैं। ये चीज़ें जो है वो इतनी ज़्यादा पोर्ट्रेट की गई, इतनी ज़्यादा पब्लिक को जब ये ब्रेक्जिट की मुहिम चल रही थी रेफरेंडम की, तो उसके अंदर भी इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट किया गया। जबकि जो इसके बरक्स जो दूसरी चीज़ें थी कि हमें यूरोप के साथ रहने के अंदर जो है हमारे ट्रेड फैसिलिटीज़ किस तरह की हमें मिल रही हैं, हमारी बरतानिया की एक अलग शनाख्त होने के बावजूद कितनी इज़्ज़त है। इसके अलावा जो हमारे यूरोपीय जो लॉज हैं वो हमारे इनके साथ मिल के जो है बहुत सारी फोरम के अंदर जो है वो आवाज़ उठाते थे। इसके अलावा जो हमारे मेंबर ऑफ यूरोपीय पार्लियामेंट जैसा वाजिद खान साहब और भी दूसरे लोग भी थे, हमारे उनकी नुमाइंदगी थी और कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं हो सकता था जब तक जो ये हमारी नुमाइंदगी वहाँ पर मौजूद ना हो। तो बहुत सारे ये वाले जो फैक्टर थे इनको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया, लोगों को कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बताए गए कि अगर डील और या नो डील की सूरत में जब ब्रेक्जिट होता है तो नुकसानात कितने होंगे। तो जो दूसरी तस्वीर थी वो ज़्यादा दिखाई गई, तो इसलिए जो रेफरेंडम हुआ, लेकिन बहुत कम ही थिन मेजॉरिटी थी रेफरेंडम की। और जब रेफरेंडम हो गया तो उसके बाद जो है वो लोगों ने इसको महसूस किया कि बहुत ज़्यादा जो है ना, एक तो बहुत कम मेजॉरिटी थी और बाद में लोगों को महसूस हुआ कि हम अगर दोबारा रेफरेंडम हो या इस तरह तो हम जो है वो शायद इसका रिज़ल्ट डिफरेंट हो। लेकिन टोरी पार्टी की यही पॉलिसी रही है कि जो एक पार्टी ने उनका फैसला कर दिया है, बोरिस जॉनसन जो है वो उसी को लेकर आगे बढ़ रहे थे, उसी को उन्होंने मुहिम चलाई। लेकिन जब इलेक्शन में वो कामयाब हो गए इस दफ़ा, तो अब उनके पास बहुत ज़्यादा शायद होमवर्क नहीं था जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही। अब जब हम बात करें, थोड़ी देर पहले अभी डाउनिंग स्ट्रीट की तरफ से ये एक स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि इतवार के रोज़ जो फाइनल मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उसके अंदर जो है वो टेबल के ऊपर कोई चीज़ ऐसी होगी जिसके ऊपर हम एग्री हो जाएं। तो खुद डाउनिंग स्ट्रीट ये कह रही है कि उनको यही लग रहा है कि नो डील जो है वो ब्रेक्जिट एंड होगा, लाइक या ट्रेड डील नहीं हो पाएगी। तो जब इस तरफ से इस तरह की उम्मीद रखी जा रही है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू संडे को होने वाला है। और इसके अलावा जो है वो बोरिस जॉनसन ये भी कह रहे हैं कि अगर ये अनलकी होगा दोनों साइड्स के लिए, अगर हम नो डील की तरफ जाते हैं तो इसके नुकसानात जो है वो दोनों तरफ को होंगे। तो जब नुकसानात ही हो रहे हैं, जब फ़ायदे की बात नज़र नहीं आ रही है, तो फिर इस तरह का ब्रेक्जिट करने का क्या फ़ायदा, जिसके अंदर शायद जो कैपिटलिस्ट के जो हामी लोग हैं या जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं शायद उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो भी सकता है इसके अंदर नो डील। लेकिन जो आम आदमी है, जैसे वाजिद साहब फरमा, आम आदमी जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएगा। और अगर उसको ज़्यादा नुकसान हुआ, पहले कोविड की वजह से लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, ज़हनी अमराज लोगों के अंदर बढ़ रहे हैं। उसके अलावा आज फिर एक स्टेटमेंट आई है कि हो सकता है कि बरतानिया क्रिसमस के बाद फिर लॉकडाउन की तरफ चला जाए। जब सूरत हाल एक ऐसी आ रही है कि एक दिन 4 दिन होटल इंडस्ट्री खुलती है, टूरिज्म इंडस्ट्री बरतानिया की मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हो चुकी है। मुकम्मल तौर पर जो है वो लाखों लोग जो वाबस्ता थे टूरिस्ट इंडस्ट्री से, सेंट्रल लंदन के अंदर देख लें या दूसरे शहरों के अंदर, वो बिल्कुल जो है वो काम ना होने के बराबर है। उसके अलावा एयरलाइन इंडस्ट्री है वो भी ज़वाल की तरफ जा रही है। रोज़ नई जॉबें जो है वो निकल रही हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है। जब एक तरफ इस तरह की सूरत हाल हो और दूसरी तरफ जो है वो आप नो डील की तरफ ट्रेड एग्रीमेंट कर पाएंगे तो ये बरतानिया की इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो फिशरीज़ का मामला है वाजिद अली खान साहब, ये कितना इंपॉर्टेंट है जिस पर डेडलॉक हुआ है, ये इसमें तय क्या होना, क्या समुंदर की हदूद का तय होना बाकी है, क्या ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें प्रॉब्लम क्या है इसके तय होने में? देखिए, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसके ऊपर हमारी यूरोपियन पार्लियामेंट में फिशरीज कमेटी भी है, आप यकीन करें। तो हिस्टोरिकली ये जो कहते हैं ना ब्रिटिश वोटर्स हैं जिनको जो इनका जो होता है मालकियत, तो जो यूरोपियन मेडिटेरेनियन इसकी जो एक्सेस मुख्तलिफ जो फिशरमैन होते हैं बिजनेस तजारत के हवाले से, ये ओपन प्लेइंग फील्ड रहा है। यानी कि जहाँ भी जाएं, अभी तो पहले उसके पहले तो कोई रुकावट नहीं थी, रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। अभी ये हुआ कि अगर ब्रिटिश वहां जाएंगे यूरोप में
फिर कितना क्वोटा होगा, यूरोप में जाएंगे, यूके में हम कितना एक्सेस दे सकते हैं। और ये बहुत ही बड़ा नुक्ता है, क्योंकि अगर आप देखें जो रेफरेंडम के वक्त से जो बोरिस जॉनसन ने 2-3 बातें ऐसे कही थी। एक तो उसने कहा हम 350 मिलियन पाउंड देंगे हर हफ्ते NHS को, अभी तक वो पैसे उन्होंने बातें तो बस के ऊपर उसने पास वो प्रेजेंट किया था, लेकिन वो झूठ निकला। वो बिल्कुल कहते हैं बेबुनियाद, नो सब्सटेंस नहीं था उस बात में। ये तो कहते हैं सियासी जो स्लोगन था। दूसरी बात उसने कहा हम वी वांट टू कंट्रोल आवर वोटर्स, हमें अपना जो समुद्र को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ अगर EU को एक्सेस देगा तो जाहिर है यहाँ यूके में भी जो लोग कहेंगे कि उसके ऊपर तनकीद करेंगे PM के ऊपर कि तुमने तो कहा, आपने तो कहा कि हमें अपना वोटर को खुद कंट्रोल करेंगे। एक तो बॉर्डर तो हमारे वोटर्स, तो एक तो कैंपेन प्लेज ये दोबारा फिर तोड़ देंगे। लेकिन ये बहुत ही कहते हैं ये फजूल एक प्लेज थी, क्योंकि अगर आपने EU के साथ ट्रेड करना है तो जाहिर है लेवल प्लेइंग फील्ड जो रूल्स होते हैं उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा ना। तो ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग इशू है, फिशरीज का इशू है, और रेगुलेशन कानून, और जो आखिरी में बात है जो EU मुस्तकबिल में अगर कानून रेगुलेशन जो हकूक के वाले न्यू लॉज पास करेगा, यूके कहते हैं हम ये कन्फर्म नहीं करेंगे, हमारी मर्जी होगी अगर हम ये आपके लॉज अपनाएंगे जमीन अपनाएंगे। ये 3 मेन इश्यूज है मेरे ख्याल में। ये जो सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, नजाकत समझनी चाहिए कि ये जो कैसे आम आदमी के लिए मुश्किल कैसे होंगे, जो प्राइसेस होंगे, जो फ्लाइट्स होंगे, जो खाना होगा, जो ये हाउस प्राइसेस, सब कुछ इस सब मुख्तलिफ सोसाइटी समाज में हम देखेंगे ये इन्फ्लेशन हो जाएगी। हम EU से कितना हम इंपोर्ट करते हैं, लोगों को इस बात को समझ नहीं है। ठीक है सर, एक छोटा सा ब्रेक, अमजद मलिक साहब के पास आते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अमजद मलिक साहब, आने वाले दिनों को आप ब्रेक्जिट के तनाजुर में किस तरह से देखते हैं, खत्ते के हालात को कैसे देखते हैं? असद भाई, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि क्या कोर्स करेक्शन पॉसिबिलिटी होगी। मेरे ख्याल में बरतानिया की जो अहले इक़्तिदार, जो मेन स्ट्रीम, जो पीछे अदारे या जो सोच सकते हैं, ये जो आगे की सोचते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ये ज़रूर सोचा है कि उनके गोल्ड रिजर्व, प्रोडक्टिविटी और उनकी सर्विस इंडस्ट्री और जो उनका अपना तरीकाकार है उसके मुताबिक उनका निकलना लॉन्ग टर्म शायद फायदेमंद हो फाइनेंशियली। लेकिन उनके तमाम क्या सराइयां ब्रेक्जिट के बाद उल्टी होती नजर आ रही हैं, इसलिए कि एक मेजर प्लेयर अब छोटा प्लेयर बनेगा, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स बनेगी। ट्रम्प साहब अब नहीं है तो वो हेल्थ की पूरी डील जो है वो जेपरडाइज होने लगता है चले जाएगी, क्योंकि वो जो बिगर पार्टनर था जिसका इन्फ्लुएंस था कि यूरोपियन से अलहदगी बरतानिया के मफाद में होगी। और फिर कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, बिल्कुल ट्रेड एक्टिविटी एवरीथिंग वो जामद हो गई है, और इंटरेस्ट इन्फ्लेशन वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आप लोगों की मदद करती हैं। हमने ये जो लाइबिलिटी का रेटरिक निकाला था कि यूरोप हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, अब देखना ये पड़ेगा कि मखदूश हालात में फ्यूचर में क्या आप अपने ब्रदरन भाइयों के साथ मिलके इस अफरेद का मुकाबला करेंगे, कोरोना प्लस कोरोना के बाद आने वाले जो हालात, दुनिया, ट्रेड और सारा, या क्या आप अपना एक 1.5 इंच की जो टेंट है उसमें रह के पूरी दुनिया के चैलेंजेस को उससे नबरदस्बा हो गए। आने वाला वक्त जो है बहुत ही नाजुक होगा, क्योंकि आपने ट्रेड एक्टिविटी रिवाइव भी करनी है, फिर आपने 26 मुल्कों के साथ महाज भी बनाया हुआ है, फिर आपको कहीं ना कहीं डर भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वबा कंट्रोल ना हुई, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल टेरर कोई इशू बन जाता है, जंग लड़नी पड़ जाती है, एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा इशू है, फिर आपने कैसे ऑपरेट कर रहा है, करेंसी आपकी गई, ट्रेड एग्रीमेंट अगर नहीं होता, और आप जिन मुल्कों की वजह से निकल रहे थे, ग्रीस हुआ, इटली हुआ या ईस्टर्न यूरोपियन ममालिक हुए, अगर वो स्ट्रॉन्गर बन के इस तनाज़ुर में उभर आए तो फिर बरतानिया कहाँ खड़ा होगा। और हाउ यूरोप डील्स विद स्कॉटलैंड, आयरलैंड, अगर यूरोप अलहदा एंटिटी के तौर पे बरतानिया के अलहदा डील करेंगे, अगर ये उनको अलहदा मेंबरशिप देता है अपनी यूनियन में, तो मेरे ख्याल में वहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है को दवा बख्शी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयरलैंड को और स्कॉटलैंड को कैसे डील करेगा। इस पर वाजिद अली खान साहब आपकी राय क्या है? देखिए, मैं 2 अहम बातें करना चाहूंगा। एक तो स्कॉटलैंड की जो आजकल वो बातकारी जो फर्स्ट मिनिस्टर है वो कहती हैं, देखिए हम यूके का जब रेफरेंडम हुआ था, स्कॉटलैंड जो
लोगों ने, अवाम ने फैसला किया था हम यूके के साथ हम रहेंगे, लेकिन उस वक्त हालात कहती डिफरेंट थे। उस वक्त हम EU के मेंबर थे। कहते स्कॉटलैंड के हर एरिया में, हर लोकल अथॉरिटी में हमने वोट दिया है EU के साथ रहने का। तो हमें अपनी मर्जी के खिलाफ हमें जबरदस्ती निकाल रहे हैं। तो स्कॉटलैंड एक आने वाले जो फ्यूचर में कहेगा कि हम रेफरेंडम दोबारा चाहते हैं, क्योंकि जो हालात तब्दील हो गए हैं, तब्दील हो चुके हैं। आयरलैंड का जो बॉर्डर इशू है, जाहिर है US जो प्रेसिडेंट है, जो नांसी पेलोसी स्पीकर ऑफ हाउस ने भी पहले भी बात की है कि US एक गुड फ्राइडे एग्रीमेंट का एक विटनेस है, उन्होंने रोल अदा किया है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। US की सपोर्ट है EU और आयरलैंड के साथ, UK के खिलाफ बोलेंगे US, ये बहुत बड़ी बात होगी। और ये आखिर में बात मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के हवाले से बहुत नुकसान है UK EU से लादे होने की, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं क्रॉस पार्टी मुख्तलिफ पार्टी से जो UK MEP थे, ये पाकिस्तान को कल्चरली समझते, तारीखी लेवल में समझते थे। कश्मीर इशू उजागर करना ये बहुत बड़ी आवाज थी। अगर पीछे लास्ट दिसंबर गवर्नर सरवर के साथ आए थे यूरोपियन पार्लियामेंट में, तो मैं भी वहां पहुंचा था हेल्प करने के लिए, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि जिस तरीके से UK MEPs को हमें बहुत कमी महसूस हो रही है, GSP प्लस ट्रेड के हवाले से ये पाकिस्तान को अपना जो लॉबी के कहते हैं और इनको जो सफारत खाने को अपनी गेम को ऊपर ऊंचे लेवल पर करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया वाजिद अली खान साहब, अमजद मलिक साहब, गुलाम हुसैन अमान साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अब देखना है कि इतवार को जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उसका नतीजा क्या निकलता है, डील और नो डील। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।